बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान अली ममताज़ अंसारी और मैं आज आपके साथ बात करूँगा कानून के बारे में। तो मेरा टॉपिक है FIR। तो FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR कोई भी शख्स किसी भी वक्त हर उस जगह पर जहाँ पर जुर्म होता है उसके एरिया के पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा सकता है। जिस ज़िले में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस तहसील में, जिस एरिया में जुर्म होगा उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज करवाई जा सकती है। FIR कोई भी शख्स जो FIR दर्ज करवाना चाहता है वो पुलिस स्टेशन जाएगा। वो जाकर इंचार्ज पुलिस स्टेशन के पास अपनी दरख्वास्त देगा, दरख्वास्त के नीचे अपनी दस्तखत करेगा। अगर कोई शख्स ज़बानी अपनी शिकायत बयान करता है तो पुलिस इस चीज़ की पाबंद है कि उसकी शिकायत को सुने और हरफ ब हरफ उसकी शिकायत को तहरीर करने के बाद उसके साइन या अंगूठा लगवाए। यहाँ पर एक बात बड़ी अहम ये है कि जो FIR होती है वो किस नौयत की होती है। इसमें देखा ही जाता है कि जो जुर्म बयान किया जा रहा है आया कि वो काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है या नाकाबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है। अगर कोई ऐसा जुर्म जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसकी FIR दर्ज होगी। अगर कोई जुर्म नाकाबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है तो उसकी FIR दर्ज नहीं होती। यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि जुर्म की दो इकसाम होती हैं। एक होती है जो कि बेलेबल जुर्म होता है और एक होता है नॉन बेलेबल जुर्म। ज़्यादातर ऐसे जुर्म जिनकी सज़ा ज़्यादा होती है, 7 साल, 10 साल, 11 साल, 15 साल या 14 साल होती है, वो नाकाबिल ज़मानत जुर्म होते हैं। इनसे कम 3 साल से कम जो सज़ा के जुर्म होते हैं उनकी सज़ाएँ कम होने की वजह से वो बेलेबल ऑफेंस होते हैं। मैं यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि जब भी कभी आप FIR दर्ज करवाने जाएँ तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो तहरीर है, आपकी दरख्वास्त है, दरख्वास्त हूबहू FIR की शक्ल अख्तियार कर जाती है। यहाँ पर जैसे ही आपके साथ कोई कोई वाक़या रुनुमा होता है या कोई शख्स आपकी ज़ात को नुकसान पहुँचाता है या आपके किसी माल को नुकसान पहुँचाता है या आपके साथ कोई धोखाधड़ी करता है, फ्रॉड करता है, आपको बोगस चेक देता है, तो जितना जल्दी हो सके आप उसकी FIR दर्ज करवाएँ। क्योंकि जितनी जल्दी FIR दर्ज होगी ये एक एविडेंस की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। ट्रायल के दौरान मुकल्ला इसी FIR को एग्ज़िबिट करवाकर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की शक्ल में पेश भी करते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब कभी आप FIR दर्ज करवाने जाएँ आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि FIR में मुल्ज़मान की तादाद जितना हो सके कम हो और कहानी मुख्तसर हो। जितनी लंबी चौड़ी कहानी डालेंगे उतनी ही FIR में जो एक वक़्त है, उसकी ताकत है, वो कमज़ोर होगी। इसके अलावा ख्याल कीजिएगा कि जो गवाहान हैं वो मौके के मुनासबत से जो मौके पर मौजूद हों वो गवाह रखें। हम लोग अक्सर ये करते हैं कि गवाहान बाइस डाल लेते हैं तो बाद में जब वो ट्रायल के दौरान वकला जिरा करते हैं तो उस वक़्त वो तमाम मामलात उलट हो जाते हैं, बातें कुछ हो रही होती हैं, वकूआ कुछ होता है, FIR में कुछ लिखा होता है, एक गवाह कुछ कह रहा होता है, दूसरा कुछ कह रहा होता है, मुस्तगीस कुछ और कह रहा होता है। इस तरह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब भी FIR दर्ज करवाएं तो कोशिश करें कि मौके के गवाहान को ही FIR में शामिल करें और जो मुल्ज़मान हैं जिन पर आपने इल्ज़ाम लगाया है उनकी तादाद भी कोशिश करें बहुत ज़्यादा ना हो, वरना FIR में वो वक़्त वो ताकत नहीं रहती। अगर कोई खातून इल्ज़ाम लगाती है किसी पर कि जी मेरे साथ किसी दूसरे शख्स ने ज़िना किया है या मुझे अगवा करने की कोशिश की है या मेरे साथ कोई रेप किया है, तो ऐसी सूरत में खातून पुलिस स्टेशन जाएगी तो वहाँ पर IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने साथ एक लेडी पुलिस ऑफिसर लेके आएगा और उसके बाद वो जो खातून है जो कंप्लेन कर रही है वो अपने किसी भी ख़ानदान के फ़र्द को जिस पर वो इत्मीनान करती हो उसको अपने साथ खड़ा करेगी, अपने साथ बिठाएगी और उसकी मौजूदगी में ही FIR दर्ज करवाएगी। जो दरख्वास्त आप देते हैं याद रखिएगा कि उसके ऊपर आपके दस्तखत होना ज़रूरी हैं।
तीसरी बात, अगर कोई ऐसा वक़ूआ पेश आ जाए जिसमें आपकी ज़ात को कोई नुकसान पहुंचा हो, जैसे कि आपके साथ किसी ने आपको ज़ख्मी कर दिया खुदा न खास्ता, तो ऐसी सूरत में जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस वाले आपकी दरख्वास्त वसूल करने के बाद आपके ज़ख्म को देखकर साथ ही गवाहान से एक बयान यानी कि उनकी वर्बल बयान लेकर आपके साथ एक डॉक्ट काट कर पुलिस ऑफिसर को आपके साथ भेजती है मुतलका सरकारी अस्पताल में, जहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उनका, जिसे हम कहते हैं एमएलसी। वो एमएलसी जो है वो जारी करती है, उसको जांच कर, जो एमएलसी होता है उसको जांच कर एसएचओ किसी भी तरह या खुद या अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को एफआईआर काटने की हिदायत करता है। तो एफआईआर जो होती है जब वो आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है, तो एक बात इसमें ख्याल कीजिएगा कि आपके जो मुल्ज़मान होते हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जैसी एफआईआर हुई वो जाकर प्री अरेस्ट बेल करवा लेते हैं, यानी कि ऐसी ज़मानत जो कि कबल अज़ गिरफ्तारी मतलब कि आप करवा सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा मामला हुआ है तो आप कोशिश करें कि एफआईआर दर्ज करवाने के बाद जल्द अज जल्द अपने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करवाएं ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके। एफआईआर के बाद ये बात याद रखिएगा कि पुलिस मुल्ज़मान को अगर गिरफ़्तार कर ले तो उनको रिमांड के लिए पेश करती है। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस पाबंद है कि मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के बाद इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करें और उनका रिमांड ले। अगर पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर उसको नहीं, मुल्ज़मान को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश नहीं करती तो ये गैर कानूनी अमल है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर सपोज़ आप कहते हैं कि जी मेरे साथ किसी शख्स ने फ्रॉड किया, धोखा दिया, तो ऐसी सूरत में जब आप दरख्वास्त देते हैं, या यूँ कह लें कि अगर आप एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये इसने मुझे चेक दिए थे लेकिन ये बोगस चेक थे, इसमें रकम मौजूद नहीं थी अकाउंट में, मैं बैंक में गया, मैंने वहाँ से इसकी स्लिप्स लगवाई, तो ये डिसऑनर हो गया, ये इसमें कैश नहीं था, इसने मुझसे उधार लिए थे पैसे, या जो भी आप कहानी बनाएं। तो वो जब ऐसी सूरत में आप दरख्वास्त थाने में देते हैं तो पुलिस मोस्टली क्या करती है कि उसको दोनों फ्री कैन का पाबंद कर देती है और उनको बयान रिकॉर्ड कराती है। बयान रिकॉर्ड करने के बाद उनको कोशिश करती है कि मामलात एफआईआर से पहले ही आपस में पैचअप हो जाए। अच्छा, ऐसी सूरत में अगर आप समझते हैं कि आपके साथ बहुत ज़्यादती हुई है लेकिन पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, तो आप एक दूसरा ऑप्शन लेंगे। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आप सीपीओ के पास दरख्वास्त देंगे। अगर सपोज आपने आज दरख्वास्त की दी है थाने में, तो 4 दिन गुजर गए हैं लेकिन एसएचओ साहब उस पर एफआईआर नहीं दे रहे, तो आप फौरी तौर पर 4 दिन के बाद सीपीओ साहब के पास जाएंगे, सीपीओ साहब को वही दरख्वास्त देंगे। ख्याल कीजिएगा कि जो दरख्वास्त में मटीरियल, जो मजमून, जो हवाला, जो बातें, जो गवाहान आपने एसएचओ साहब के पास दरख्वास्त दी है वही सीपीओ के पास जाए, तब्दीली ना हो उसमें। अच्छा, सीपीओ साहब भी अगर 2-3 दिन के अंदर दरख्वास्त पे अमल नहीं करते और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते, तो आपके पास तीसरा एक ऑप्शन है कि आप जस्टिस ऑफ पीस के पास एक दरख्वास्त देते हैं, पटिशन दायर करते हैं, जिसे जो कि 22A के तहत आप दर्ज करवाते हैं, एक दरख्वास्त देते हैं। तो उसमें जो जस्टिस ऑफ पीस होते हैं वो मोस्टली मतलब कि एडिशनल सेशन जज साहबान होते हैं, वो पुलिस को पाबंद करते हैं कि वो आएँ और इसमें मतलब के पेश हों। तो उसमें जो वकला होते हैं मुस्तगीस के या पटिशनर के या कंप्लेनेंट के, वो जाकर जज साहब को, जस्टिस ऑफ पीस साहब को मोटिवेट करते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं कि ये एफआईआर बनती है। तो उसके बाद फिर जस्टिस ऑफ पीस इस बात पर फैसला सादर फरमाते हैं कि इनकी एफआईआर होनी चाहिए या ना। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जो एफआईआर होती है वो सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत होती है। और यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि जो जस्टिस ऑफ पीस के पास आप एक पिटीशन दायर करते हैं वो सीआरपीसी के सेक्शन 22A के तहत होती है। दोस्तों, ये थी मेरी मालूमात, ये था मेरा नॉलेज या मेरी जो इन्फॉर्मेशन जो कि एफआईआर दर्ज कराने के मुतालिक थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। अगर कुछ चीज़ों का आपको मेरे साथ मशवरा करना हो तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें।
میری اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر پسند آئی ہو، اور اس کے علاوہ میرا چینل جو ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اس کی ویڈیوز دیکھیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ میں آپ کے لیے آئندہ بھی انشاءاللہ قانون کے متعلق بہت ساری ویڈیو بناتا رہوں گا اور آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ میں آپ سے ایک بار گزارش پھر دوبارہ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اس چینل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی معلومات کو پہنچا سکوں۔ خوش رہیے گا، تھینک یو ویری مچ۔